वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के पुराने नेता हैं, उनमें राजनीति नहीं करते हैं और इसीलिए जिस भी नेता ने देश के लिए काम किया है, देश के लिए जिसकी भूमिका बड़ी रही है, उसको न केवल रिकॉग्नाइज करते हैं बल्कि उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसको अदरवाइज भुला दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलाई की। अब आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा अचानक क्यों की जा रही है? उनकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि उनके नाम से जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है उसमें एक्सपेंशन हुआ है और उस एक्सपेंशन का इनॉग्रेशन करने प्रधानमंत्री गुवाहाटी गए हुए थे और उस इनॉग्रेशन भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री ने गोपीनाथ जी जिनको लोकप्रिय बोला जाता था, भारत रत्न भी उनको मिला हुआ है उनकी भूमिकाओं के लिए, तो उनकी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उस महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि अगर गोपीनाथ जी का रिजॉल्व नहीं होता और वो जिस तरह से उन्होंने आसाम के लिए फाइट किया, तो शायद पार्टीशन में आसाम जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता और आज वो भारत का हिस्सा नहीं होता। जबकि मुस्लिम लीग की लगातार ये कोशिश रही थी कि आसाम अभी का जो आसाम है, उस आसाम से स्वतंत्रता के पहले के आसाम में बहुत अंतर है। बहुत सारे प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो आसाम से अलग होकर के बने हैं। तो तब का आसाम बहुत बड़ा था, तो शायद जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसको बोला जाता है वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको साथियों में असम और पूर्वोत्तर के विकास में कामयाबी इसलिए भी मिल रही है कि हम इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बरदोलाई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको प्रधानमंत्री ने अंडरलाइन किया। अब प्रधानमंत्री ने जो बात अंडरलाइन की है, जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में। बांग्लादेश में लंबे समय से बवाल चल रहा है, मतलब पिछले साल अगस्त सितंबर के बाद से वहाँ अस्थिरता की स्थिति है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसमें एक बात निकल करके आई है, वो ये कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बांग्लादेश के लोग बहुत एग्रेसिव हैं और ये कहते हैं लगातार कि चिकन नेक से काट करके उसको ग्रेटर बांग्लादेश में
जो है उसका हिस्सा बनाया जाए या उसको बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाए। उसमें उनके बहुत सारे नेता हैं, जिसमें यूनुस से लेकर के और बहुत सारे छुटभइये नेता और बहुत सारे और लोग हैं। तो ये मुस्लिम लीग से लेकर के अभी के जो बांग्लादेश के बहुत सारे नेताओं की सोच का एक तरीका है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग मुस्लिम लीग की माइंडसेट वाले हैं, दिल्ली दंगों में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें शरजील इमाम का एक प्रमुख नाम है। शरजील इमाम ने भी इसी तरह की बात कही थी कि मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है कि चिकन नेक से काट दिया जाए, जिससे नॉर्थ ईस्ट को अलग किया जा सके। अब नॉर्थ ईस्ट को अलग करके कोई अलग देश तो बनेगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट को अलग करके मतलब ये है कि उसको उसका बंदरबाट होगा, कुछ चाइना कब्जा करने की कोशिश करेगा, कुछ बांग्लादेश ले जाने की कोशिश करेगा। ये एक साजिश, एक मंशा है जो खुल के जो है स्पीचेस में शरजील इमाम जैसे लोगों में आएगी। ये वही मानसिकता है जो मुस्लिम लीग वाली मानसिकता थी और जो अभी बांग्लादेश के रेडिकल मतलब जमाते इस्लामी और बाकी उनके लोग बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण मसला हो गया। पहला ये कि बरदोली जी का रिजॉल्व था कि वो किसी तरह से उन्होंने बचाया आसाम को। अब उसमें सिलहट चला गया। फिर भी उन सब की कोशिश के बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जिले थे जो गए, जैसे पश्चिम बंगाल से खुलना गया जो हिंदू डोमिनेटेड था, जिसको चाहते थे, लेकिन मुर्शिदाबाद के चक्कर में खुलना गया, जबकि मुर्शिदाबाद हिंदू मुस्लिम डोमिनेटेड था और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर के। वैसे ही लाहौर गया। तो अगर तीन प्रदेशों के, भारत के तीन प्रदेशों की बात करें, पंजाब को लाहौर नहीं मिला, पश्चिम बंगाल को खुलना नहीं मिला हिंदू डोमिनेटेड, और सिलहट नहीं मिला आसाम को। अब इसमें अगर बात करें तो इन तीनों जगहों पर लाहौर में हिंदू सिख मिला करके 50% से तो लाहौर जो है, लाहौर के अलावा अगर आप आसाम की बात करें तो आसाम में सिलहट का नुकसान हुआ और पश्चिम बंगाल में खुलना का नुकसान हुआ। तो ये स्थिति है जहां पर देश के तीन प्रदेशों में, आसाम, पश्चिम बंगाल और पंजाब से लाहौर गया, पश्चिम बंगाल से खुलना गया और आसाम में सिलहट गया, आसाम से सिलहट गया। लेकिन ये स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट भी था। अब खुलना जो है उसको मुर्शिदाबाद के साथ अदला बदली वाली स्थिति थी, उसमें गया। लेकिन इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब हो जाने के बावजूद पूरे इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में कम से कम, जो मुस्लिम लीग की मंशा थी उस मंशा पर लगातार काम हुआ। मतलब ये कि वहाँ उस पूरे इलाके को इन्फिल्ट्रेट किया गया, बांग्लादेशियों ने वहाँ घुसपैठ जारी रखा, या तब के पूर्वी पाकिस्तान के लोग वहाँ पर घुसपैठ जारी रखा, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की, और ये हुआ। और इसी के कारण जो है आज के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनको ये कहना पड़ता है, ये उनको कहना पड़ता है, लगातार ये कहना पड़ता है कि अगर इसको रोका नहीं गया, इस इन्फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोका नहीं गया, तो 2040, 2045 से 2047 तक मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगा आसाम, और उसके बाद उसका हाल क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से वहाँ के हिंदुओं को खदेड़ा गया, ये सबको मालूम है। और लोअर असम की स्थिति एक बहुत खराब हो गई है,
और 3-4 जिले तो ऐसे हैं जहां पर 70% से ऊपर, 80% से ऊपर पॉपुलेशन हो गई है। उसमें धुबरी जो है वहाँ 90% के ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अब ये जो बात है कि जो डेमोग्राफी का मामला है, और उस डेमोग्राफी का एक मसला है। दूसरा जो माइंडसेट है कि वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश, उस पर लगातार अपना नज़र गड़ाए रहता है। और इसीलिए बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्री बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। किस तरह से उसको, पूरे इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाएगा, ये इस तरह की मानसिकता चलती रहती है। अब इसको एक और समझ लीजिए, दिल्ली दंगों के एक आरोपी हैं शरजील इमाम, जो भारतीय हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को उस पूरे इलाके को काटना पड़ेगा, मतलब वो जो चिकन नेक है उसको काटना पड़ेगा। किसी भारतीय को चिकन नेक काट करके नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? उसका सीधा एक मंशा हो सकती है कि बांग्लादेश, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वो उसको आसाम का हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाए, और वो बंदरबाट हो, कुछ हिस्सा चीन के पास जाए, कुछ बर्मा के पास जाए, कुछ इस तरह। एक ये साजिश का हिस्सा। और ये उन्होंने कुछ लोगों को संबोधित करते हुए बोला। तो एक मानसिकता, एक इस तरह की मानसिकता इस तरह की है, और इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा करना चाह रहे हैं। ये वही मुस्लिम लीग वाली मानसिकता है जो शरजील इमाम जैसे लोगों में नजर आती है। अब एक और बात करते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे और नेताओं की बड़ी भूमिका रही है वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कराने में। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नेता थे कांग्रेस के, जो वहां मंत्री थे। बाद में वहां के तब के मुख्यमंत्री जीपी चलिहा को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि इन मुस्लिम नेता को, जिन्होंने पूरा बारपेटा में बांग्लादेशियों को भर दिया था, उनको नागरिकता दिलाई थी, उनको अधिकार दिलाए थे, उनको आसाम से हटाया जाए अगर आसाम को बचाना है। इंदिरा जी ने उनको वहां से हटाया। बाद में इंदिरा जी को रियलाइज हुआ कि नहीं, इन्फिल्ट्रेशन बड़ी समस्या है, जिसके कारण 71 का वॉर भी हुआ था। लेकिन ये जो मसला है कि बड़ा नेता भी इन्फिल्ट्रेशन को या डेमोग्राफी बदलने में भूमिका निभा रहा था। और जैसा मैं बता रहा हूं कि किस तरह से, मैंने 3 उदाहरण दिए। बांग्लादेश के नेता वहां के जो केयरटेकर सरकार में है, वो दिल्ली दंगों के शरजील इमाम जैसे नेता जो ये बात कहते हैं कि उसको चिकन नेक से कैसे अलग करना है नॉर्थ ईस्ट को, और वो नेता जो वहां पर जिम्मेदारी वाले पद में थे और उन्होंने बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बसाया। तो ये बाकायदा एक योजना के तहत जो है किया जा रहा है। तो इन सब, अगर आप परिस्थितियों को देखते हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर आप नज़र डालते हैं, तो जिन नेता की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप किसी पुराने पत्रकार आसाम के या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने वो ये कालखंड देखा है, वो बताएगा कि किस तरह से चलिहा साहब ने फखरुद्दीन अली अहमद को वहां से दिल्ली भेजने के लिए इंदिरा गांधी से बात की थी। अब ये सारी चीजें जो है, उन सारी चीजों में जो बरदोली जी की भूमिका थी आसाम को भारत के साथ मिला करके रखने की, वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है। और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही बात लगातार हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, और यही बात जो है वो इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से आसाम को, पश्चिम बंगाल को भारत से जिस तरह से अलग करने की एक बाकायदा साजिश चल रही है। उस साजिश में आप सोच सकते हैं किन किन लोगों की भूमिका हो सकती है, या रही होगी, या आगे हो सकती है। ये आपके विवेक पर है, आप इसको विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।